रिकॉर्ड करते हुए वरुणी अपना हेयर स्टाइल ठीक कर। तो अभी तक हम लोग ने क्या, अबे वरुणी यहाँ का हीरो सिर्फ हम ही है, ठीक है ना? ठीक है, तुम नहीं है यहाँ की हीरोइन। ओके, सब मयंक सर को किसको देखने बोल आता रहे है। सर आप? हम वरुणी को बोल रहे हैं। दीपशिका को लग रहा खुद है, तुम तो एक नंबर की हीरोइन नहीं है, वाह। खैर चलो, एनीवेज लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग ने अभी तक क्या क्या कंसेप्ट क्लियर किया वरुणी, जरा हेल्प करो हम लोग को। सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में ना, ठीक है? तो डोमेस्टिक टेरिटरी को हम ऐसे समझ सकते हैं, वो टेरिटरी जो इंडिया के कंट्रोल में है ना, जिसको हम अपना टेरिटरी मानते हैं, वो डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है? उसको हम इकोनॉमिकल टेरिटरी भी बोल सकते हैं। इकोनॉमिक टेरिटरी, टेरिटरी का मतलब क्या, वो टेरिटरी विच इज गवर्न्ड बाय इंडिया, ठीक है? ठीक है। तो लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी और ज्योग्राफिकल टेरिटरी में फर्क है ना? ज्योग्राफिकल टेरिटरी का मतलब हो गया जो इंडिया का बॉर्डर्स है ना, जो इंडिया की बाउंड्रीज है। लेकिन जो हमारा जो काउंसिलेट है या हमारी एम्बेसी है, वो तो हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी नहीं है ना? समझ में आपको? लेकिन वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है कि नहीं? वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी है। राइट और रॉन्ग? राइट सर। तो ज्योग्राफिकल टेरिटरी मतलब हमारा मैप, ठीक है? जो हमारा मैप ऑफ इंडिया है उसमें हम अमेरिका का वो बीच में नहीं दिखाते कि वो हमारा है ना? पर डोमेस्टिक टेरिटरी में हम उसको इंक्लूड करते हैं जो हमारी एम्बेसी है। समझ में आ रहा बात को? ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। यहाँ पे आ रहा है डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसको बोलते हैं और नेशनल प्रोडक्ट किसको बोलते हैं। अगर टाइम लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग को अपना क्लेरिफाई करना है। हम लोग बहुत आराम आराम से जा रहे हैं, इसके लिए जा रहे हैं क्योंकि हम लोग को एक कंसेप्ट क्लियर करना है। समझ में आ रही बात को? अब हम लोग बात करेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, प्रोडक्ट। व्हाट इज अ प्रोडक्ट? प्रोडक्ट माने जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? नॉट सर्विसेज, प्रोड्यूसन प्रोडक्शन का बात हो रहा है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ठीक है? तो द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेसिडेंट हेल्प टू एस्टिमेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है? अब यहाँ पर दो चीज है, डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेसिडेंट। पहले तो नॉर्मल रेसिडेंट क्लियर हो गया सबके, जो भी इंडिया में 12 महीना पिछले साल, ठीक है, पिछले अकाउंटिंग ईयर में जो भी 12 साल इंडिया में था, 12 महीना, वो हमारा रेसिडेंट है। जो भी इंडिया में था 12 महीना या 12 महीने से ज्यादा ही, थोड़ा 12 महीने से ज्यादा होना चाहिए, वो हमारा रेसिडेंट था यहाँ पे, ठीक है? कोई चाइनीज अगर इंडिया में आके 12 महीना से ज्यादा रुकेगा तो भी हमारा रेसिडेंट होगा, ठीक है? ये तो क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है चाइनीज लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर, है ना? 1 साल से ज्यादा कोई भी इंडिया में रह गया तो वो इंडिया का रेसिडेंट हो गया, इंडिया का सिटीजन नहीं हुआ। समझ में आ रहा है, अनुष्का? यस सर। और सर किसी एनआर, का माइक में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। किसी का माइक में प्रॉब्लम हो रहा है? देखो, तो तुम्हारे माइक से प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नहीं, किसका माइक से हो रहा है? तुम्हारे ही माइक से हो रहा है, दीपशिका दूसरे को बोल रही है। नहीं, तेरे माइक से नहीं हो रहा। अनुष्का बंद करो तो। हाँ, अनुष्का मैडम, तुम्हारे ही माइक से प्रॉब्लम होता है हर वक्त भाई। ऐसे तुम क्यों करती हो? हम लोग को प्रॉब्लम काहे देती? चेक करके लाया कर। चलो दीपशिका, तुम अपना ऑडियो ऑन कर सकती है, ओके? तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे कि जो 12 महीना का जो है वो हम लोग को इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है? ठीक है। और डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी इज डिफरेंट फ्रॉम ज्योग्राफिकल टेरिटरी, ठीक है? तो डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारा एम्बेसी आता है, ठीक है? ज्योग्राफिकल टेरिटरी में हमारा एम्बेसी नहीं आता। इस बात को क्लियर रखना, ठीक है? क्लियर हो गया सबके? चलो आगे पढ़ते हैं अच्छा, इसका डेफिनेशन। एम्बेसी मतलब तो राजदूत जो दूसरे नेशन में जाते हैं, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है, इसका मतलब हम नहीं समझे। तुम बेटा अभी नहीं समझेगी क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में किए थे, तुम इस क्लास में आई हो, ठीक है? तो तुमको ये थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा। जो मेरा वीडियो है लास्ट क्लास का, उसको जरूर देख लेना, उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है? लेकिन हम तुमको जल्दी ओके। बता देते हैं, हम तुमको फटाफट एक तो बता देते हैं जो लोग सेकंड वीडियो में आया है, कि जो एम्बेसी होती है ना हमारी, माने जैसे हमारी इंडिया की जो एम्बेसी अमेरिका में है, तो वो जो लैंड है ना, जिस एरिया में, जितना लैंड में हमारी एम्बेसी है, वो इंडिया का ही एरिया माना जाता है। समझ में आ रहा? माने दैट इज इंडिया आउटसाइड इंडिया, ठीक है? साइमल्टेनियसली अमेरिकन एम्बेसी जो इंडिया में है, वो जो एरिया है वो अमेरिकन, अमेरिका इन इंडिया है। समझ में आ रहा बात को? इसके लिए कभी तुम यस अमेरिका सर। जाए और खो जाए तो सीधा इंडियन एम्बेसी जाना, क्योंकि वो अपना देश है वहां पर, मैंने अपना देश विदेश में। समझ में आ गई बात? ये शॉर्टकट में बता दिया, इसके बारे में और डिटेल है वो फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। चलो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हम लोग पढ़ते रहते हैं हमेशा कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है और नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। दोनों ही टर्म जो है बहुत करीब करीब दिखता है, डोमेस्टिक, ठीक है, और नेशनल। इसमें क्या फर्क है हम लोग को ये देखना और क्लियर करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है? तो ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट को समझने के लिए हमारे को ये दोनों चीज समझना बहुत जरूरी है, डोमेस्टिक टेरिटरी
एंड नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंट तुमको समझ गया, कोई भी इंसान जो इंडिया में 12 महीना से ज्यादा रह रहा है वो नॉर्मल रेसिडेंट है, भले विदेशी भी क्यों ना हो। ठीक है, अगर कोई चाइनीज है, अमेरिकन है, कोई भी है जो 12 महीने से ज्यादा इंडिया में है तो वो इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा उस फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक है, लेकिन वो सिटीजन नहीं है। क्लियर हो गया ये बात? हाँ सर। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़े। द कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी हेल्प्स टू एस्टिमेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक टेरिटरी के लिए, अगर माने डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्लूड्स प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन units located in the economic territory irrespective of fact whether carried out by resident or non resident। समझा इसका मतलब क्या बोल रहा है? कोई भी प्रोडक्ट जब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में बनी है, ठीक है, हमारे एरिया में बनी है, हमारा इंडिया के एरिया में बना है, अब वो भले ही कोई रेसिडेंट बना रहा है या नॉन रेसिडेंट बना रहा है, समझ में आ रहा है, हमारे एरिया में बना रहा है। यहाँ पे मेन मुद्दा क्या, हमारा एरिया। ठीक है, ठीक है, तो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी या हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई भी प्रोडक्शन जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रही है आइदर बाय द रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, ठीक है, उसको हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे। समझ में आ रहा बात का? यस सर। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रेसिडेंट है या नॉन। समझ पड़ो कोई चाइनीज है, ठीक है, वो चाइनीज आके हमारी जमीन में एक तो प्रोडक्शन किया उसने कुछ, ठीक है, वो चाइनीज आके यहाँ पर मोबाइल बना रहा है, ठीक है, वो जो प्रोडक्शन है वो जितना यूनिट बनाया, ठीक है, उसको हम मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट करेंगे और वो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में बना रहा है। समझ में आ रहा बात सबके? हाँ सर। सिमिलरली अगर तुम अमेरिका गई और अमेरिका में तुम कुछ प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, तो वो उनके डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आ जाएगा क्योंकि तुम उनके डोमेस्टिक टेरिटरी में या इकोनॉमिक टेरिटरी में है। ठीक है, अनुष्का एनी क्वेश्चन? हाँ। नो सर। ओके, तो यहाँ बोल रहा है इट मींस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे सर्विसेज भी बोल रहा है, प्रोडक्ट तो है लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज भी आ रहा है प्रोडक्ट में। ठीक है, इट मींस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by foreign nationals, ठीक है, like Honda, Pepsi, and by Indian national like Patanjali, Reliance, Tata, within the domestic territory of India। ठीक है, जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में बन रही है, भले ही वो हमने बनाई या किसी बाहर वाले बनाई, will be added to get India's domestic product। okay, while distinguishing between nationals and non-national, ठीक है, विदाउट डिस्टिंग्विशिंग, इसमें हम नेशनल या नॉन नेशनल को नहीं करेंगे, कोई फर्क नहीं है इसमें। ठीक है, माने बेसिकली कहने का मतलब तुम मेरे घर में आए हो, मेरे घर में अगर तुम कुछ कर रहे हो तो वो मेरा इनकम है यहाँ पे। ठीक है, जो भी प्रोडक्शन मेरे डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है या मेरी इकोनॉमिक टेरिटरी में हो रहा है वो मेरा है। समझ में आ गया बात को? क्लियर? हाँ। ठीक है, तो इसको ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट बना रहा है या सर्विस दे रहा है उसको मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, द मनी वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम, वो हमारे देश का इनकम हो गया। समझ में आ रही है बात सबको? हाँ सर। क्या यस जरा सर। समझाइए, दीपशिका जरा आप ही समझाइए क्या मतलब हुआ इसका। मतलब सोचे हम जैसे इंडिया का रेसिडेंट है, लेकिन हम चाइना में जाके कोई गुड्स प्रोड्यूस किए, जैसे पेन प्रोड्यूस किए, तो वो चाइना का पेन है और उससे जो इनकम होगा वो चाइना का इनकम है। इनकम, हाँ, उसको तुम बोल सकती है क्योंकि तुम वहां पर क्या नाम है वो उनकी टेरिटरी में तुम बना रहे हो। ओके, हाँ। ठीक है, यस सर। लेकिन नेशनल जो प्रोडक्ट है ना वो थोड़ा डिफरेंट है, उसको और क्लियर करना पड़ेगा नेशनल प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो है हम ये डिफरेंशिएट नहीं करते कि वो नेशनल है या नहीं है। ठीक है, लेकिन हम नेशनल प्रोडक्ट, देश का प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, दो कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट माने जो भी नॉर्मल रेसिडेंट है यहाँ का, ठीक है, हेल्प्स टू एस्टिमेट नेशनल प्रोडक्ट। समझ में आ गया? तो इसका मतलब जितने भी एनआरआई हैं वो आउट हो गए, है ना, बिकॉज वो तुम्हारे नॉर्मल रेसिडेंट है ही नहीं। ठीक है, तो नेशनल प्रोडक्ट इंक्लूड्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट्स, ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर परफॉर्म विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी और आउटसाइड इट। ठीक है, तो यहां पर समझ लो क्या है कि जो भी हमारा नॉर्मल रेसिडेंट है, ठीक है, जो हमारे देश में था, ठीक है, और मान लो वो 2 महीना के लिए अमेरिका गया था, ठीक है,
और 2 महीना में जाएगा तो वो नॉर्मल रेसिडेंट ही रहेगा हमारा, है ना, क्योंकि नॉर्मल रेसिडेंट का टैग हटने के लिए 12 महीना चाहिए, ठीक है। अगर कोई यहाँ पर था और वो 6 महीना के लिए अमेरिका गया और फिर अमेरिका में जाके उसने वो प्रोडक्शन किया, ठीक है, लेकिन वो जो प्रोडक्शन है वो भी हमारा ही माना, वो हम ले लेंगे, वो नेशनल प्रोडक्ट में आ जाएगा। क्या समझे बात को? अनुष्का थोड़ा कंफ्यूज लग रही है, बोलो बोलो क्या समझ गए सर। अनुष्का कोई प्रॉब्लम? सर नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, हमको हमको तुम्हारा चेहरा देख के समझ में आ रहा है कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो समझो नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है? जो इंडिया में रहता है 12, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में था, जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब सपोज कर लो तुम 6 महीना के लिए बाहर चली गई, ठीक है, लेकिन 6 महीना में तुम्हारा नॉर्मल रेसिडेंट का स्टेटस नहीं हट रहा है तुमसे। तुम्हारा नॉर्मल रेसिडेंट का स्टेटस हटेगा जब तुम 12 महीना से ज्यादा बाहर हो। समझ में आ रहा है? तो इस 6 महीना में जब तुम रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी, ठीक है, अगर तुमने कहीं पर भी कोई काम किया है, जो सर्विस किया, कुछ भी किया कहीं पर भी, ठीक है, समझ में आ रहा बात को, वो सारा तुम्हारा जो इनकम है वो इंडिया का नेशनल प्रोडक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली 2 महीने जाके किसी को बैटिंग प्रैक्टिस करा रहा है, ठीक है, तो विराट कोहली जो पैसा कमाएगा ना वो हमारे देश का इनकम, वो हमारा नेशनल प्रोडक्ट। समझ में आ गया? तो नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है, एक और चीज देखने का बात है, इसके अंदर थोड़ा चेंज क्या है, ये जो इकोनॉमिक टेरिटरी हमारे इंडिया भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, ठीक है। क्या समझे बात को? इसमें क्या है, इसके अंदर खाली क्राइटेरिया क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है, और इसके अंदर क्या क्राइटेरिया है कि डोमेस्टिक टेरिटरी होना चाहिए। समझ में आ रहा बात को? दोनों के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, इसके अंदर हीरो कौन है, डोमेस्टिक टेरिटरी, है ना। अब ये डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, भले हम कर रहे हैं या नॉन रेसिडेंट कर रहा है, ठीक है, वो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। समझ में आ रहा है? जो हमारे एरिया में है, ठीक है। और उसमें क्या नाम है ये नेशनल प्रोडक्ट में क्या है, कोई भी नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए। तो इसमें हम किसको देखेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट को। अगर कोई नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, बेसिकली जो 12 महीना से ज्यादा इंडिया में था, ठीक है, अगर वो कहीं पर भी प्रोडक्शन कर रहा है, भले इंडिया में या इंडिया के बाहर में, ठीक है, वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में है या उसके आउटसाइड है, वो हमारा नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा बात को? हाँ सर। फॉर सर एग्जाम्पल दीपशिका के पापा है, वो नेवी, मर्चेंट नेवी में काम करते हैं, ठीक है, तो वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में ही थे, ठीक है। अभी देखो वो शिप में है, कितने महीने से बाहर में है दीपशिका? 9 महीना। 9 महीना से वो बाहर में है, ठीक है। लेकिन वो अब यहाँ पर वो लेकिन एक्चुअली दीपशिका के पापा का प्रॉब्लम ये है कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर के बाहर चले गए ना, लेकिन शिप वाले जितना भी काम होता है वो हमारा ही माना जाता है। नेवी में? हाँ, नहीं नहीं, मर्चेंट नेवी में, नॉट इंडियन नेवी, मर्चेंट नेवी में। मर्चेंट नेवी माने जो बिजनेस के लिए जाते हैं, जो उसके लिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर इसके पापा 12 महीना तक लौट कर नहीं आएंगे, ठीक है, ठीक है, तो वो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएंगे, ठीक है। बिजनेस काम ही यही है ना कि बाहर जाना काम ही है, शायद फिर इंक्लूड नहीं करते। हाँ, इसके लिए इसको इंक्लूड नहीं, लेकिन यहाँ पर हम लोग को जो है इसमें जो है सर देखिए सर, हम्म, वो इसके ऊपर जो था फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड बॉर्डर वर्कर। देखो, शिप एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज ना, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होता है, ठीक है। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स, ठीक है, बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। तो इसके पापा जो शिप लेकर जा घूम रहे हैं, वो शिप तो हमारे, उसके जो मालिक है वो तो यही देश का मालिक है ना। खैर चलो, ये और हम लोग फॉरेन कंफ्यूज। कंपनी का, हाँ, फॉरेन कंपनी है, इंडिया में ब्रांच है, इंडिया में सिंगापुर में ब्रांच है। हेडक्वार्टर है। ये तो हम लोग के लिए तो टिपिकल केस लॉ बना देगी ये। चलो, इसको अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसको तुम लोग को समझ में आ गया ये दो चीज, जब हम लोग सर मेरा डोमेस्टिक। क्वेश्चन, हाँ बेटा, क्या बोल रही है? सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर लाइक अगर उसके पास परमानेंट रेसिडेंटशिप है और वो बाहर जॉब कर रहा है 12 महीने के ज्यादा, तो भी वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा? परमानेंट रेसिडेंटशिप क्या होता है? परमानेंट रेसिडेंट का मतलब ये है कि वो यही परमानेंट रेसिडेंट है, कहीं जा थोड़ी ना है। हाँ बट लाइक मैं यहाँ पर पैदा परमानेंट हुई हूँ। सिटीजनशिप बोलो, तुम क्वेश्चन रॉन्ग बोले। परमानेंट सिटीजनशिप है, फॉर हाँ एग्जांपल एक अमेरिकन सिटीजन है, ठीक है, और वो इंडिया आ जाता है, ठीक है, माने वो अमेरिका माने है इंडियन ही, मान लो अमेरिका में उसने सिटीजनशिप ले ली, इंडिया के सिटीजनशिप छोड़ दी, ठीक है, अब वो अमेरिका में है, तो वो ही इज अ सिटीजन ऑफ अमेरिका एंड ही इज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ठीक है, दोनों ही उसका वहां पर है।
लेकिन मान लो इंडिया वो आता है, इसकी मम्मी पापा कोई बीमार होते हैं तो वो वहां से यहाँ आ जाता है, ठीक है, और 12-14 महीना इंडिया में ही है, ठीक है, तो नाउ ही इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट 12 महीने ज्यादा हो गया तो इज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इज सिटीजन ऑफ अमेरिका ओनली। समझ क्या, नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब ये हो गया 12 महीने से ज्यादा यहाँ है तो यहाँ का हो। समझ मेरा बात को? चलो। यस सर। लेकिन अगर कोई बिजनेस पर्पस के लिए 12 महीने से बाहर जाए, उससे ज्यादा जाए, तभी तो वो मतलब तभी भी जहाँ पे वो उसका बेस है वहीं पे तो वही तो मानेगा सिटीजन वहां का है, रेसिडेंट। रेसिडेंट 12 महीना ही, 12 महीने से ज्यादा होते ही उधर चला जाएगा। सर लेकिन सर ऊपर भी बस होल्ड करिए, हम्म। इसी पेज में 6 जो पॉइंट है उसमें देखिए सर लिखा है, किसमें? थोड़ा ऊपर जाइए और ऊपर हम्म और ऊपर अच्छा इसके पहले पेज। हाँ सर इसमें 6 पॉइंट का लास्ट लाइन देखिए तो ये पूरा कौन सा? बॉर्डर वर्कर। हाँ हाँ, तो border workers who live near the international border and cross the border on regular basis। यहाँ रेगुलर बेसिस का मतलब क्या है? वो क्रॉस करके वापस आ जा रहा है, इज नॉट स्टेइंग देयर। सर लेकिन अगर वो बॉर्डर वर्कर है और वो 12 में से भी ज्यादा करे, लेकिन ये तो उनका बिजनेस काम हो गया ना। नहीं नहीं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे इसका मतलब माने जैसे ये जनरली बांग्लादेश का एग्जांपल है, ठीक है, मान लो तुम्हारा घर यहाँ है और सीमा के बाहर तुम्हारा बिजनेस है, हो सकता है बिजनेस ऑफिस तुम्हारा वहां है, घर यहाँ है, ऐसा होता है ना बहुत, क्योंकि छोटा एरिया में, तो तुम वहां जा रहा है यहाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम रहते हैं सियालदा, आते हैं हावड़ा है, तो हम क्रॉस कर रहे हैं ना। अब नहीं नहीं, अलग चीज नहीं है, मान लो कैलकाटा एक तो कंट्री है और हावड़ा एक कंट्री है, ठीक है, अब हमको उन लोगों को पता है कि जैसे वैसे ही होता है ना, जैसे ऐसा होता है वहां पे कि जो स्कूल का टीचर है वो इंडिया में है और स्कूल बांग्लादेश में है, ठीक है, तो या कोई टीचर है जो रहता है इंडिया में है क्योंकि इंडिया में क्वालिफिकेशन है और नेपाल में पढ़ाने जाता है हिंदी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो रेगुलर बेसिस पे क्रॉस कर रहा है, वो वहां रुक नहीं रहा है 12 महीने से, इज नॉट स्टेइंग देयर, वो सुबह आ रहा है शाम को जा रहा है, सुबह आ रहा है शाम को जा रहा है, ठीक है, तो वो लोग नॉर्मल रेसिडेंट कहाँ का होगा? जहां वो लोग रहता है, वो नहीं जहाँ काम करता है। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो जो आदमी काम करते हैं 12-14 घंटा, मैंने ऐसे नॉर्मली आदमी काम करता है 12-14 घंटा और घर में रहता है 10 घंटा, तो ज्यादा टाइम ऑफिस में रहता है, मान लो सैटरडे संडे भी वहां पे रहता है वो, लेकिन वो एक बार भी अंदर आ गया ना वो रात को, तो वो 12 महीना हो गया, समझ गया, वो 12 कंटिन्यूस महीना होना चाहिए। समझा क्या कंफ्यूजन है? बोलो। मतलब ये 12 महीने जो टर्म है, हाँ। बताइए तो इतना सारा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा फिर। नहीं 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 नहीं, कॉम्प्लिकेट इसके अंदर, और जब तुम टैक्स पड़ेगा ना, टैक्सेशन, तो और भी क्लैरिटी है इसके अंदर, उसमें है कि 7 साल में 4 साल भी अगर आप यहाँ पर हैं तो वो भी क्लैरिटी है, तो जब हम लोग टैक्सेशन पढ़ेंगे उसके अंदर रेसिडेंशियल स्टेटस का और क्लैरिटी है। ये इकोनॉमिक्स में हम लोग खाली कंफ्यूजन दूर करने के लिए खाली एक ही क्राइटेरिया लिया हुआ है, जब तुम इनकम टैक्स पढ़ेगा, जब तुम्हारा टैक्सेशन आएगा, जब तुम बीकॉम फर्स्ट सेकंड ईयर में पढ़ेगा, उसमें टैक्सेशन होगा, तो उसमें रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर पूरा एक चैप्टर ही होगा, उसके अंदर बहुत सारा क्राइटेरिया है कि फ्रॉम आउट ऑफ 7 इयर्स 4 इयर्स आप नॉर्मल रेसिडेंट होने चाहिए, या 300 मैंने 65 into 730 डेज में आपका इतना होना चाहिए, तो देयर आर लॉट ऑफ क्राइटेरिया, ठीक है, समझ में आ गया सबके? तो यहाँ पर एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं कि जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी का बात कर रहे हैं तो क्या चीज हम देखते हैं कि वो आदमी क्या होना चाहिए? नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए ना, और वो कहीं पर भी काम कर सकता है, भले ही वो इंडिया के टेरिटरी में करे या बाहर करे। हाँ बोलो। नहीं, आप क्या बोले कि वो आदमी नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए रुको रुको, डोमेस्टिक रिस्पेक्टिव वेदर कैरेक्टर ऑफ राइट, इसमें क्या बात है, यहाँ पर वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट या हो, पर नॉन रेसिडेंट हो? लेकिन टेरिटरी में काम करना चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी में काम करना चाहिए फर्स्ट वाले केस में, हाँ ठीक है। सेकंड वाले केस हाँ में क्या कर रहे हैं, वो अगर इंडिया का क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, समझ मेरा बात को? हाँ। ठीक है, वो नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का, भले ही वो इंडिया का टेरिटरी में काम कर रहा हो या बाहर का टेरिटरी में काम कर रहा हो, तो समझ में आ रहा है, ये थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे अटक जाएंगे बहुत बार। अनुष्का, एनी प्रॉब्लम्स? नो सर। चलो, अब हम लोग बात करेंगे फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम की बात करते हैं, ये भी एक तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आप लोग को क्लियर अभी करना है, ठीक है। चलो, फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, तो फैक्टर बताइए क्या होते हैं, तेरा 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, वेजेस। वेजेस नहीं, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, हाँ लैंड, जी। लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो वो लोग जो अपना सर्विस देते हैं उसके अगेंस्ट में उनको पैसा मिलता है, हाँ ठीक है, वो जो क्या नाम है, जो पैसा मिलता है उनको, वो उनका फैक्टर इनकम। समझ में आ गया बात को? तो यस फैक्टर सर। इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, फॉर रेंडरिंग वो देते क्या है, फैक्टर सर्विस देते हैं,
in the production process. समझ में आ रहा सबके बात? हाँ It is received for providing factor service of land, labor, capital and enterprise. ठीक है? As factory income is can earned for contributing to production process, it is also called bilateral income. अच्छा, यहाँ बोल रहा है as factor income is owned for contribute, इसको एक बार छोड़ देते हैं, सेकंड पॉइंट में चलते हैं, ठीक है? फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. तो जितना भी फैक्टर इनकम है नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री अगर वो है तो हम उसको नेशनल इनकम में ऐड करेंगे. ये इंपॉर्टेंट है कि ऑल द फैक्टर इनकम्स, ठीक है, ऑफ अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इज एडेड इन द नेशनल इनकम. ठीक है, तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, जो भी हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कमा रहा है वो सब हमारा नेशनल इनकम में ऐड होगा. माने जितना रेंट हो रहा है वो भी ऐड होगा, जितना वेजेस है वो भी ऐड होगा, जितना इंटरेस्ट होगा, जितना प्रॉफिट होगा, माने देश के जितने भी फैक्टर्स हैं वो देश में जितना रुपया कमा रहे हैं वो सारा ऐड होके किसमें आएगा? नेशनल इनकम में आएगा. समझ में आ रहा बात को? इट शुड ये बी तो नोटेड. बाहर भी हो सकता है ना, क्या मतलब देश का नॉर्मल रेसिडेंट बाहर कोई काम कर रहा है तो उसका भी पैसा हमारे ही नेशनल इनकम में आएगा. फिर अगेन उसके लिए आपको वो देखना पड़ेगा, डोमेस्टिक टेरिटरी और वो वाला क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा आपको उसके लिए. हाँ समझ में आ रहा बात को? हाँ. ठीक है, क्या हुआ बोलो? नहीं, अरे बोलो ना, क्या बोल रहा हो? कुछ नहीं, और कुछ नहीं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम. नहीं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम तो है ही, ये तो कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है. ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा, मैं तो स्टार्टिंग में क्या बोला जब नेशनल इनकम चैप्टर करा रहा था, नेशनल इनकम क्या ऐसे कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा, ऐसा नहीं है. ठीक है, आपको बहुत सारा चीज क्लैरिटी रखना पड़ेगा और बार बार कंफ्यूजन भी हो जाता है. ठीक है, तो हम लोग बाद में इसका जब कोडिंग देंगे तो कोडिंग से हम लोग कर लेंगे क्या कर लेना है, क्या छोड़ना है. सर हम लोग तो एक एक लाइन डिस्कस कर. हाँ, बोलो. ये पूरा सेम है आईसीएसई में भी. हाँ, आईसीएससी, अरे भैया नेशनल इनकम तो इंडिया का ही होता है, हाँ. तो आईसीएससी वाले क्या अफगानिस्तान का करेंगे? वरुण ने सोच रहा निकल जाए चपनी से बोल के, सर आईएससी में तो ऐसा नहीं, उन लोग में भी है. नहीं. आईएससी में तो और क्रिटिकल 8 मार्क्स का आता है सॉन्ग्स. इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है बेटा, खाली शांति से बैठ के सोचना पड़ेगा. अगर देखो ये जो चीज है ना, ये कोई मैथ्स का फॉर्मूला तो है नहीं कि डिड्यूस किया गया है. ये जितने जितने कष्ट हुए ना, जितने जितने प्रॉब्लम्स हुए, हम लोग उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते गए. नहीं समझा आपको? जैसे तुम इमेजिन करो, जब सबसे पहली बार आदमी नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहा हो, है ना, तो मान लो वो क्या नाम है, वरुणी अमेरिका में थी. ठीक है, समझ में आ रहा बात को? 12 महीना से वरुणी अमेरिका में थी. ठीक है, तो हमने उसका इनकम अपने में जोड़ लिया, तो अमेरिकन ने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि नहीं सर, वो तो रेसिडेंट वहां की है, आप कैसे ले लेंगे अपना डोमेस्टिक इनकम में? तो तुम बोलेगा अच्छा अच्छा, हाँ ये 12 महीना उसको छोड़ो. ठीक है ना. फिर हम जब नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे थे तो हम बोल रहे थे कि क्या नाम है, वो भले ही क्या नाम है, वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट आदमी जो है, वो अगर दोनों जगह भले यहाँ काम कर रहा है या वहां काम कर रहा है तो हम उसको ले लेंगे. अच्छा, दिस इज सिमिलर फॉर अमेरिकन ऑल्सो ना, वो लोग भी तो इसी बेसिस पे काम करते होंगे. समझ रही बात को? माने हम दोनों के बीच में तो कॉमन है, कॉमनिटी होगा ना, कि वो लोग अपना जो इनकम मान रहा है, हम लोग दोनों क्रॉस तो नहीं हो सकता ना. तो दिस इज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग व्हिच हैज हैपेंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ बोलो दीपशिका, तुम नया एक्ट लेकर आइए कुछ. वो हम क्या बोल रहे थे, आप बोले कि जहाँ इंडियन एम्बेसी रहेगा, सोचा अमेरिका में इंडियन एम्बेसी कहीं रहता है, वो हम लोग का डोमेस्टिक टेरिटरी है. लेकिन वो तो एक मकान जैसा है, उस मकान में रहता होगा तो उधर का प्रोडक्शन होगा, उधर फैक्ट्री वैक्ट्री थोड़ी लगाएगा अरे कोई. सर्विस तो देता है, सर्विस भी तो इंक्लूडेड है, फैक्टर सर्विस. मतलब और सर ये वाला पॉइंट मतलब भी ना कि लाइक राज, अगर हमारा इंडिया का अमेरिका में है तो अमेरिका का भी एम्बेसी इंडिया में होगा. वो हाँ, तो कर सकता है. दोनों बराबर ही होगा ने फिर. वो जो हम लोग का राजदूत है, वो जो सर्विस देता है उसके लिए तो इंडियन गवर्नमेंट पैसा देता है ना उसको, तो वो तो उसका थोड़ी इनकम ना. है ना, अच्छा, तो तो वो उसका हम इनकम लोग भी का तो इंडिया नेशनल का. इनकम में हाँ, आएगा. इंडिया ने क्या कमाया, इंडिया ने क्या, नेशनल इनकम का मतलब क्या है? सारे इंडियंस ने मिलके क्या कमाया, दैट इज आवर नेशनल इनकम. दीपशिका ने क्या कमाया, वरुणी ने क्या कमाया, गर्व ने क्या कमाया, और क्या नाम है ये, अगर हम लोग ऐसा सोचो ना, अगर इंडिया में हर आदमी क्या कमाया सबका जोड़ ले तो हमारा नेशनल इनकम निकल गया ना. हाँ हाँ समझ में आ रहा आपको? तो वो बेचारा जो हाँ एम्बेसी पे काम कर रहा है वो भी तो इंडियन ही है और वो भी तो पैसा कमा ही रहा है, तो उसका हाँ इनकम तो हमारा ही इनकम हुआ ना, वो भी तो एक तरह से सर्विस दे रहा है. हाँ हाँ. टीचर यस जो सर. पैसा कमा रहा है, टीचर थोड़ा प्रोडक्शन कर रहा है पर वो सर्विस दे रहा है ना, तो वो भी हमारा हाँ इंक्लूड होगा उसके अंदर में, है ना. तो तुम क्या, तुमको लगता है हाँ. टीचर लोग सबका सब छोड़ दे, हम लोग देश के आदमी नहीं है.
नहीं है ना, है, हम लोग देश का नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे। कर रहे। समझ आ गया? चलो हाँ, थोड़ा थोड़ा। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा ही समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्रीज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, ये तो हम लोगों ने देखा ही है, ठीक है। जो नॉर्मल रेसिडेंट का जो है वो तो इंक्लूड हो गई। तो इट शुड बी नोटेड दैट फैक्टर इनकम एंड फैक्टर पेमेंट्स आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अब एक बात सोचो, तुमने हम लोग सबने मिलकर जितना कमाया, ठीक है, तो किसी ना किसी ने तो पेमेंट भी किया होगा हाँ, है ना। तो किसी ने पेमेंट किया, है ना। जैसे फैक्टर इनकम है ना, फैक्टर इनकम मतलब पेमेंट कौन कर रहा है? फैक्ट्री वाला। तो हम बोल सकते हैं ना कि अगर टोटल फैक्टर पेमेंट को ऐड करते हैं तभी तो फैक्टर इनकम एक ही बात है, दोनों तो एक ही हेड और टेल है एक ही कॉइन का। हाँ बोलो वरुणी। हाँ, सर मेरा फोन ऑफ हो रहा है, मैं 2 मिनट कैमरा एंड माइक ऑन ऑफ करके चार्ज में लगा के तब। हाँ हाँ, चार्ज में लगा के ऐसे करके माथा पकड़ के बैठ जाना, ठीक है, कि कोई तुमको देख नहीं पा रहा, अरे क्या चल नहीं रहा है ये नहीं, सब भाई। वो चार्जिंग के बगल लगा কি বলা যায় বাংলাতে? পালিয়ে গেছে দীপশিকা। हाँ। चलो ठीक है। ताले नहीं, ताले नहीं तो बंगाली निकलने लगे थे फिर एक सेकंड में, ठीक है। तो फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट एक ही बात हुआ, है ना, क्योंकि किसी के लिए वो इनकम है। जैसे मान लो एक जन ने वेजेस कमाया 500 रुपया, तो एक जन ने तो पेमेंट भी किया ना 500 रुपया, हाँ, है ना। जैसे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके एम्प्लॉयज को देता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेमेंट कर रहा है, तो एम्प्लॉयज कुछ अर्न कर रहा है। तो दोनों तो सेम ही होगा ना, जितना वो पेमेंट किया उतना ही हाँ, उन लोग का इनकम है, हाँ, अमाउंट तो सेम ही होगा ना। तो यहाँ पर हाँ, बोल रहा है कि फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, ठीक है। इट इज अ फैक्टर इनकम फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उनके लिए फैक्टर इनकम है, और जो पेमेंट कर रहे हैं उनके लिए फैक्टर पेमेंट है। तो आप कहीं से भी नाक पकड़ लो ना, ऐसे पकड़ लो या घुमा के पकड़ लो, अमाउंट उतना ही आएगा, है ना। फॉर कैलकुलेशन कहीं कहीं होता है, हम लोग अगर फैक्टर इनकम नहीं पकड़ पा रहे तो हम फैक्टर पेमेंट पकड़ लेंगे, है ना, कि भैया इसने कितना पेमेंट किया, पकड़ लो उसका जितना टोटल पेमेंट है वही किसी का इनकम है ना। तो वो सिमिलर आ जाएगा, वो चीज समझ में आ रहा आपको? हाँ सर। जैसे या तो सर से डायरेक्ट फीस पूछ लो उनका, सर आप कितना कमाते हैं, या फिर हाँ, जितना स्टूडेंट है उनका कैलकुलेट कर लो कि वो लोग कितना सर को देते हैं, दोनों तरफ से निकल जाएगा, है कि नहीं। हाँ, खबरदार जो ऐसा किया चलो चलो। It is the income from the viewpoint of factors of production, while a factor payment from the viewpoint of the producer of goods and services। समझ में आ गया? नाउ ट्रांसफर हाँ, इनकम, ये एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रांसफर इनकम क्या होता है, ठीक है। तो ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। ट्रांसफर इनकम मान लो फालतू का पैसा, ठीक है, जिसके अंदर ना कोई प्रोडक्शन हो रहा है ना कोई सर्विस हो रहा है। हमारे देश कितना अच्छा है भाई, फालतू का पैसा भी मिलता है हम लोग ठीक है। तो क्या देश में फालतू का पैसा मिलता है किसी को? हाँ। जैसे पेंशन, है ना, तुमको लगता है पेंशन फालतू का पैसा है? नहीं, उन लोग का जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक एक करके, हाँ वरुणी बोलो। जो अब तो मेरी पेंशन बंद हो गई है, अब नहीं मिलती। अच्छा, अभी सब पेंशन बंद हो गई? मिलता है, अरे सब वाह। मिलता है सर। मेरा दादा गुजर गए, उनके पत्नी को मिल रहा है। पूरा नहीं बंद हुआ, पूरा नहीं, बहुत सारा स्टेट कर रहा है आस्ते आस्ते, लेकिन लेकिन पूरा बंद नहीं हुआ। लेकिन पेंशन मान के चलो, पेंशन एक तरह से हम लोग का ट्रांसफर इनकम में आता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए ना तो कोई प्रोडक्शन हो रहा है देश में, ना कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, और देश में कोई फैक्टर सर्विस भी नहीं दे रहा है कि नहीं। तो वो जो इनकम है वो दैट इज यूनिलैटरल वन साइडेड कंसेप्ट, ठीक है। तो हम लोग इसको हमारा नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते, ठीक है। सर अगर पेंशन है और प्लस जो पैसे गवर्नमेंट एनजीओ वगैरह को देती है तो वो क्या होगा, वो भी ट्रांसफर इनकम होगा? हाँ ऐसा बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे चाचा रहते हैं अमेरिका में और उसने तुमको पैसा दिया भेज के, तो वो भी तो ट्रांसफर इनकम ही है, उसमें तो तुम कुछ किया नहीं, तुम यहाँ पे थी, हाँ, तुमको भेज के दी। लाइक जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का इनकम को दिए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो भी ट्रांसफर इनकम ही हुआ, कुछ काम हाँ तो होता कोई नहीं काम कुछ तो नहीं, लोग नहीं ट्रांसफर इनकम करते ही है, हैं। जो सर्व डोनेशन ये सब जा रहे हैं, अलाउंसेस जा रहा है ना। और तुम्हारी मम्मी जो उ- तुमको पॉकेट मनी देती है ना, वो भी ट्रांसफर इनकम है ना। तो तुम नहीं बोलेगे सर हमको मेरी मम्मी 10,000 रुपए देती है महीना का, मेरा नेशनल इनकम में जोड़ दीजिए ना ठीक है, क्योंकि तुम उसके लिए, हाँ क्या हुआ दीपशिका, ऐसे क्या चेहरा बना के रखी, बोलो। वो बीच में फोन आ गया सर। वो कोई कोई कंपनीज ना चाय पानी पीने का पैसा देता है, तो वो भी तो ट्रांसफर इनकम हो गया। नहीं वो परक्यूजिट है, वो ट्रांसफर इनकम नहीं है। ये क्या मामला?
अरे मामला, तुम्हारे घर में मेड आती है काम करने के लिए? हाँ तुम उसको चाय पिलाती है? हाँ। क्यों पिलाती है? कि वो छोड़ के नहीं जाए? अच्छा अरे मोटिव तो ये होता है ना, कि छोड़ के पटा के रखती है ना उसको, तो उसको तुम पर्क्स देती है, परक्यूजेट, है ना, अच्छा अच्छा। खुश रखने के लिए, है ना। जैसे मान लो, जैसे हम मयंक सर हैं, बहुत जन बोल रहा है सर आइए हमारे यहाँ पढ़ाइए, ठीक है, तो मयंक सर को तो जो मिल रहा है तो मिला, उसको खुश करने के, सर आपको गाड़ी भी देंगे सर, पिकअप एंड ड्रॉप देंगे सर, है ना, सर आपका घर का रेंट हम दे देंगे सर, सर आपका मेडिकल बिल हम चुकाएंगे सर। हम बोला नहीं, हम बहुत चिल्लाते हैं यार, गले में दर्द हो जाता है, सर सर सारा मेडिकल मेरा। तो ये परक्यूजिट है, एडेड बेनिफिट्स है, जो ल्यूक्रेटिव होता है, जो क्या नाम है, उन लोगों को रोकने के लिए होता है। इसी के लिए तुम देखेगा मल्टीनेशनल कंपनीज में आजकल सब एयर सेंट्रलाइज एसी होता है ना, उन लोगों को अलग से क्या नाम है, तो प्लेइंग रूम देता है, जिम रूम देता है। आजकल तो क्या नाम है, वो बहुत सारी लेडीज लोग के लिए वो क्या बोलते हैं उसको अपन, जो बच्चा लोग के लिए होता है, मतलब क्या बोलते हैं बेबी उसको, सिटिंग रूम। सीटिंग रूम, क्या बोलते हैं उसको, अरे यार, क्रच क्रच क्या बोलते हैं, क्रच हाँ क्रच क्रच बोलते हैं ना, क्रच। क्रच, हाँ वो वही होता है आजकल, कि मम्मी लोग काम करे भाई, बच्चा हम जब संभाल लेंगे, आप काम करो, समझा, तो ये सब पर्क्स है जो दिए जाते हैं, ठीक है। नाउ जो हमारा ट्रांसफर इनकम है, इट कैन बी रिसीव्ड आइदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और कंट्री फ्रॉम अब्रॉड। डोमेस्टिक टेरिटरी माने हमने किसी को दे दिया डोनेशन, और अब्रॉड में अगर तुम्हारे कोई रहता है उसने भी दे दिया, जैसे ब्रिटिश लोग बहुत सारा पैसा भेजते हैं हम लोग को चर्च ये सब के लिए, है ना, वो लोग भेजते हैं ना, चर्च के लिए भेजते हैं वो लोग, तो वो भी हमारा एक तरह से ट्रांसफर इनकम ही है, क्योंकि उसके बदले में हम कुछ नहीं देते, ठीक है। तो ओल्ड एज पेंशन हुआ, स्कॉलरशिप हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हुआ, पॉकेट हेलो। मनी, ठीक है। कहाँ ठीक है, मिलता है सर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इंडिया में? अरे वो नहीं बोला था सब लेडीज को 500 रुपया देंगे, आजकल सबके अकाउंट में पहुंच जाएगा, आजकल मिलता है, ऐसा बात नहीं है ना। विडो विडो बा- लक्ष्मी सबको नहीं भांडार। था, विडो हाँ, लेडीज को भी। नहीं तो नहीं, विडो सबको को भी मिलता है। जनरल कास्ट को मम्मी और मेरी 500 मिलता है, SC ST को 1000 मिलता है। पता तो है। इसको पता सभी है, फिर भी पूछेगी। वो दिल्ली में तो हमारे क्या यार। नाम, दिल्ली में हमारे अरविंद केजरीवाल जो हैं, फ्रीबीज देते ही हाँ, रहते वो हाँ, दे रहे हैं, बस में औरत लोग फ्री है ना। तो ये तो सिर्फ वुमेन के लिए है। हम बोल रहे हैं कि सारे सिटीजन्स के लिए कहा है, मेन लोग के लिए कहा है, उन लोग को पैसा नहीं चाहिए। अब तुम यहाँ पे आंदोलन कर लो, पॉलिटिकल पार्टी में चल जाओ, हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, क्या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, तुम यहाँ पे मुद्दा खड़े, क्या आदमी लोग को दीजिए, हम लोग ये क्या चल रहा है यहाँ पे, हम लोग वो बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसफर इनकम क्या होता है, ये अपना ही मुद्दा लेके चलेंगे, करते হবে দিচ্ছি না দেবো না করতে চাই করবো না, अरे भाई जुलूस बाद में निकाल लेना, ठीक है। तो ट्रांसफर इनकम क्या होता है, बेसिकली वो इनकम जिसके अंदर हम लोग कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं देते हैं, समझ में आ रहा है बात को, फ्री का इनकम, ठीक है। So taxes received by the government are the transfer income of the government, as they are received without providing any productive service in return. ठीक है। Similarly, subsidies paid by the government are transfer payment of the government. समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, और अगर तुमको सम्स में दिया हुआ है टैक्स रिसीव बाय द गवर्नमेंट, वो माइनस करना पड़ेगा, है ना। समझ में आ रहा बात को। जब तुम लोग सम्स बनाओगे नेशनल इनकम का, तो इसमें एक तो ये ऐसे आएगा कि ट्रांसफर इनकम ऐड कर दिया है, तो ट्रांसफर इनकम को माइनस करना पड़ेगा, वो हमारा नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं है। समझ में आ रहा बात के, तो कोई दिया टेंशन। रहेगा ना, मतलब ये है ट्रांसफर इनकम, ये है नेशनल इनकम। अरे तो वो लिखा रहेगा कि टैक्स कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, या सब्सिडी पेड बाय द गवर्नमेंट, या पॉकेट मनी रिसीव बाय दीपशिखा, ठीक है, अच्छा। या पेंशन रिसीव बाय दीपशिखा, या स्कॉलरशिप हाँ रिसीव बाय दीपशिखा, ठीक है। हाँ चलो, अब एक और नया टर्म आ गया, ये सब क्लियर हो गया तुम लोग के, ट्रांसफर इनकम क्लियर हो गया, ठीक है, हाँ सर। फैक्टर इनकम क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग हाँ बात करेंगे करंट ट्रांसफर वर्सेस कैपिटल ट्रांसफर, नया नया आ रहा है, करेक्ट से एक एक ठो आ रहा है बढ़िया से। अच्छा तुम लोग को लग रहा होगा ना बड़ा गुस्सा आ रहा है यार, ये सब क्या इतना पढ़ा रहा है हम लोग, याद रखो यही रोटी देगा। क्या समझे बात को, है ना, रोटी क्या देगा, यही देगा। लॉयर लोग क्या करता है, अगर लॉयर लोग का लैंग्वेज इतना लॉयर वाला नहीं होता तो हर आदमी लॉयर नहीं बन जाता। सही। हाँ। सोच के देखो, कमाई क्या है, ये तुम लोग जो पढ़ रहा है यही तो कमाई देगा तुमको, है ना। तुम भी किसी से बात करेगा तो बड़ा बड़ा ढप मारना, अरे दिस इज नॉट द ट्रांसफर इनकम, दिस इज द फैक्टर इनकम, दिस इज नॉट गोइंग टू कम इन नेशनल। अरे ये ऐसे नहीं हो सकता, नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगा ही नहीं सर, इसका तुमको 1 लाख रुपए महीना मिलेगा ज्ञान देने, ठीक है। तो याद रखो जितना कंफ्यूजिंग है उतना अच्छा है,
उतना कम लोग समझेंगे, कम लोग समझेंगे तो हमारी इनकम बढ़ेगी। नाउ यू हैव टू सी वेदर यू आर रेडी फॉर इट और नॉट। भाई पैसा तो कमाना है, मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो अपना टर्म्स को क्लियर करते जाओ, पैसा कमाते जाओ, समझ में आ रहा है। एक दिन ऐसा आएगा यस सर। अनुष्का गुप्ता एक बहुत बड़ी इकोनॉमिस्ट बन जाएगी, वैसे भी तेज है इकोनॉमिक्स में। तो ये क्या करेगी, बोलते ना व्हेन यू कांट कन्विंस पीपल कंफ्यूज देम। और कंफ्यूजन का ही पैसा है दुनिया में। देखता नहीं लॉयर लोग कितना बड़ा बड़ा जार्गन्स यूज करता है, एक से एक हाँ, जार्गन्स यूज करता है ना। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जॉपर्डी, डबल जोपार्डी, देखो सेल्फ यार ये फोर्थ कमिंग इंक्रिमिनेशन। लॉयर। चलो लेट्स टॉक अबाउट करंट ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर, ठीक है। सो ट्रांसफर रिसीप्ट्स, ठीक है ना। हम लोग ये किस्सा आया ट्रांसफर रिसीप्ट से, कहां से आया, ट्रांसफर इनकम से, ठीक है। तो ट्रांसफर रिसीप्ट माने जो हम लोग को पैसा मिलता है वो भी दो तरह का होता है, एक होता है करंट ट्रांसफर, एक होता है कैपिटल ट्रांसफर, ठीक है। तो करंट ट्रांसफर्स आर मेड ऑफ आउट ऑफ इनकम, whereas capital transfer are made out of the wealth of the payer, ठीक है। तो करंट ट्रांसफर्स आर मेड ऑफ इनकम का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जैसे जो पैसा का, जैसे मान लो एक तुम्हारा अमेरिका में चाचा रहता है, ठीक है। वो चाचा तुमको हर महीने कुछ डॉलर्स भेजता है, ठीक है, फॉर योर स्कूलिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो वो तुम्हारा हो गया करंट ट्रांसफर, ठीक है। और फिर चाचा ने वहां पे प्रॉपर्टी बनाई, ठीक है, और मरने के बाद उन्होंने वो प्रॉपर्टी तुमको दे दी, तुम्हारे नाम कर दी, वो हो गया कैपिटल ट्रांसफर। समझ में आ गया बात को। करंट हो गया रेगुलर। और एक बार बोलो। तो कहाँ क्या कर रही थी, हाँ मान लो तुम्हारे चाचा जी अमेरिका में रहते हैं, ठीक है, हाँ और तुमको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, और बोलते हैं दीपशिका मेरी बड़ी होकर बहुत बड़ी लायर साहब बनेगी, लायर साहब, ठीक है। तो तुम्हारी लायर की फीस भरने के लिए लॉयर, लॉयर नॉट लायर, ठीक है, वो लॉयर की फीस भरने के लिए तुमको हर महीना कुछ पाउंड्स या डॉलर भेजते हैं, ठीक है। तो वो हो गया करंट ट्रांसफर, ठीक है। और जैसे तुम लोग के बंगाली में होता है ना, जनरली एक ही बच्चा होता है बंगाली लोग में तो ना, और जो काकू होता है उसका शादी भी नहीं होता जनरली बंगाली में। तो और বিয়ে ছিল না তোমাকে নিজের মানে মেয়ে मानतो, ठीक है, तुमको अपनी बेटी मानता था वो चाचा तुम्हारा, ठीक है। तो उनका डेथ हो गया अमेरिका में, तो उन्होंने अमेरिका का जो प्रॉपर्टी है तुम्हारे नाम कर दिया, ठीक है। वो हो गया हाँ। कैपिटल ट्रांसफर। ऐसा घबराओ मत, ऐसा होता है। हमने खुद देखा अपनी आंखों से। हम एक तो केस जानते हैं, उसका कभी टाइम मिलेगा तो कहानी सुनाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। समझ में आ गया करंट ट्रांसफर एंड कैपिटल ट्रांसफर। तो कैपिटल ट्रांसफर होता है वेल्थ जो तुम्हारा ट्रांसफर, ठीक है, ठीक है। तो करंट ट्रांसफर आर जनरली रेगुलर इन नेचर, है ना, जैसे तुमको हर महीना वो फीस भेजते हैं, ठीक है। और जैसे बहुत सारे बच्चे बाहर काम करते हैं अपने मम्मी पापा को भेजते हैं हर महीना, ठीक है, तो वो करंट ट्रांसफर हो गया। और कैपिटल ट्रांसफर ऑब्वियसली इरेगुलर होता है, कितने चाचा है तुम्हारे, एक ही है, मर गए बेचारे तो एक ही बार देंगे, बार बार सुना, ठीक है, तो वो जनरली इरेगुलर होता है, ठीक है। करंट ट्रांसफर्स आर मेट फॉर कंजम्पशन पर्पस, whereas capital transfers are meant for capital formation, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जब उनकी वेल्थ है ना वहां पर, जैसे बहुत सारी कंट्रीज क्या करते हैं मालूम है, तुम्हारे चाचा का मान लो एक मकान है वहां पर, ठीक है, जैसे स्विट्जरलैंड का तुम मकान है, अगर मान लो तुम्हारे चाचा का स्विट्जरलैंड में मकान है, ठीक है, और तुम इंडिया में रहती है, ठीक है। अब तुम चाहती है कि हम स्विट्जरलैंड का मकान बेच के वो पैसा इंडिया में ट्रांसफर कर लें, वो लोग नहीं करने देगा, दे वोंट अलाउ इट, ठीक है। वो लोग बोलेगा तुम्हारे चाचा के वेल्थ है, ठीक है, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुमको एंजॉय करना तुम स्विट्जरलैंड आओ, तुम स्विट्जरलैंड आके वहां पे रुको, ठीक है। क्योंकि वो जो पैसा आएगा उससे हमारे इंडिया का कैपिटल मैंने हम उससे इंडिया से एक तो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, कैपिटल कर सकते हैं, समझ मेरा बात को। तो करंट ट्रांसफर जो होता है वो छोटा छोटा इनकम होता है, तो वो कंजम्पशन पर्पस के लिए बेसी होता है, और कैपिटल ट्रांसफर से आप कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोग यहाँ देख लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ करंट ट्रांसफर, जैसे हो गया ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, गिफ्ट्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट ग्रांट, ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स या वॉर डैमेजेस, ठीक है। ये कुछ हमारे इन्वेस्टमेंट ग्रांट्स का मतलब ये हो गया कि सरकार ने तुमको बोला इतना तुम इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा दे दिया तुमको, जैसे अभी सरकार कर रही है ना, बहुत सारा एजुकेशन के लिए लोन दे रही है सरकार, है ना, कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना हाँ लीजिए या कुछ कर लीजिए, है ना। माने स्कूल से सबको मिल रहे हैं, जैसे थोड़ा हेल्प कर रही है सरकार कि स्कूल बनाओ या कोई भी उसके लिए, तो इन्वेस्टमेंट ग्रांट दे रही है, कैपिटल गेन कर रही है। तुम लोग ऐसे समझ सकता है अगर तुम लोग अकाउंट्स का स्टूडेंट है तो करंट ट्रांसफर्स आर रिकरिंग इन माने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल ट्रांसफर आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको इस तरह से भी तुम समझ सकते हो। समझ में आ रहा अच्छा बात? सर। लाइक बोलो। मेरी प्रॉपर्टी अगर अब्रॉड में है और मैं आपको बेच नहीं सकती हूँ, ऑफकोर्स मैं इंडिया में रह रही हूँ, पर अगर मैं आपको रेंट पे उठाई हूँ, वो जो रेंट होगा
स्विट्जरलैंड का रेंट लाइक इंडिया में जो आएगा मेरे पास, तो उसमें कोई चार्ज वार्ज टैक्स वगैरह होंगे तो मतलब वो टैक्स तो कौन होगा ही, वही क्योंकि वो वहाँ का इनकम है ना, वहाँ की गवर्नमेंट टैक्स काटेगी वहाँ पे, है ना। टैक्स तो मेरा कुछ नहीं होता। ले, टैक्स तो लेगा, टैक्स लेने के बाद लेकिन हम तुम्हारा है। वो मकान किसी को बेच क्यों नहीं सकते? वो मकान नहीं बेच सकते क्योंकि वो नहीं चाहता कि इतना फंड तुम्हारे पास चला जाए फालतू का। देखो वहां का कोई नॉर्मल स्विट्जरलैंड वाला ही खरीदेगा तो सपोज कर लो बहुत 1 बिलियन मैंने 1,000 पाउंड या मैंने कोई अच्छा अमाउंट से वो खरीदा उसने, ठीक है ना, वो अमाउंट वो तुमको ट्रांसफर कर देगा तो उनका तो इनकम खराब हो रहा है ना, उनका तो देश हाँ, से पैसा निकल जा रहा है ना। तो हम लोग डॉलर में लेके चले आएंगे, इधर आके INR में कर अरे लेंगे। तुम तो लेके चली आओगी, उसका तो नुकसान हो जाएगा ना, उसका तो पैसा कन्वर्ट हो गया, उसका तो पैसा गया। अच्छा, देश क्या इसलिए चाहता नहीं है कि करना। उसका पैसा उसी के देश में रहे ना। हाँ हाँ। ऐसे तो स्विट्जरलैंड में सब आदमी बेच बेच के सब चल जाएगा तो स्विट्जरलैंड तो बिक ही जाएगा। अच्छा सर, अगर हम नॉर्मल रेसिडेंट है स्विट्जरलैंड के, नॉर्मल रेसिडेंट है, सिटीजन नहीं है, तो तब मैं वहां पर बेच सकती हूँ? ऑब्वियसली। अरे तुम बीइंग अ इंडिया में रेसिडेंट है, रेसिडेंट। हाँ तो नॉर्मल रेसिडेंट है तो माने तुम क्या वहां बेच के वो पैसा का तो दूसरा मकान खरीदेगी ना। मान लो चाचा जी का मकान जर्जर हो गया था, या मान लो एक हाँ पूरा बिल्डिंग था, तुम अकेली रहती है, तुमको एक फ्लोर में काम हो जाएगा, तुम सोच रहे हो बाकी पैसा सब अपना फैक्ट्री डालूंगी, तुम वहां की नॉर्मल रेसिडेंट है, तो तुमने बेच दिया, बेच के तुमने अपना एक फैक्ट्री डाल दिया और एक छोटा सा फ्लैट ले लिया, ये जो रुपया जो मिला है उसको उसी देश में मतलब इन्वेस्ट उसी करना देश है। में यूज कर रहे हैं ना हमारे यहाँ तो। अच्छा अच्छा। जैसे मेरी सिस्टर का इससे शोभा बाजार में खुद का बिल्डिंग है, शी डजंट वांट टू स्टे इन अ बिल्डिंग बिकॉज बिल्डिंग मेंटेनेंस करना प्रॉब्लम है, तो शी वांट्स टू सेल इट ऑफ। वो बिल्डिंग बेच देगी, उसका एक तो फ्लैट ले लेगी, उसके बाद कुछ पैसा बच जाएगा, वो बच्चों की पढ़ाई में लगा देगी। सर अभी जो उसने बोला ना, फिर वो वाला पॉइंट वैलिड है कि लाइक हम वहां पर बेच के डॉलर लाके इंडिया में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर तो ये बहुत आसान का मौका मिल रहा है। कैसे? हमने वहां पर तो बेच, क्या बोली तुम फिर से वो? सर जो उसने पॉइंट बोला ना कि हम वहां पर प्रॉपर्टी बेच देंगे, फिर जो डॉलर में अमाउंट मिलेगा वो इंडिया आके तो कन्वर्ट बेटा कर वो लेंगे, वहां की फिर नॉर्मल बात रेसिडेंट कर। नहीं है, तुम बात ही नहीं समझ रही। तो इंडिया में वो लाना इंडियन अच्छा। रेसिडेंट है, वो नॉर्मल रेसिडेंट थोड़ी है जो बेच देगी। मतलब कोई भी NRI नहीं बेच सकता उधर का प्रॉपर्टी? स्विट्जरलैंड का नहीं बेच सकता, समझ में? हाँ हाँ। अमेरिका का नहीं बोले हम, ठीक है। लेकिन आपको पता है सर, NRI लोग जो कमा के लाता है ना, उसके लिए इनकम टैक्स नहीं लेता है सरकार। कौन बोला तुमको? हम यूट्यूब का इनकम आता है उसमें टैक्स काट लेता तो करना ही है। तो टैक्स फिर तो मेरा कुछ हाँ, नहीं होता। लेकिन टैक्स NRI लेना जरूरी है। NRO अकाउंट या NRI अकाउंट में कुछ आएगा तो नहीं टैक्स काटता है, नो इनकम टैक्स रिक्वायर्ड। ये तुम तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आप मुकदमा लड़िए फिर तो। चलो इसको बात करते हैं क्या आपको फैक्टर। आपको यूट्यूब से इनकम मिलती है? ऑब्वियसली। हाँ बेटा, आई मीन मिलने लगी, मतलब काफी टाइम बाद मिलती है ना? लास्ट मंथ हमको 1,15,000 मिली, सीरियसली? हाँ। 21 तारीख को। अच्छा। अच्छा कमाई हो रहा है। सर ये सब नहीं इंडिया में तो बोलना चाहिए इतना अच्छा नहीं यूट्यूब कमाते। में। क्यों? सही इसको। हम ये थोड़ी ना बोले कि हम बता सच बोल सकते रहे हैं। अच्छा। अरे हम थोड़ी ना बोले कि हमको नहीं मिलता है, यार मेरा बेइज्जती नहीं हो जाएगा? हमारा भी तो कोई चीज होता है दीपशिका, तुम लॉयर है तो हम भी तो है ना। तुमको मालूम है हम क्या बोलेंगे? बच्चों के सामने बोली हुई बात को आप कोर्ट में प्रूफ नहीं कर सकते। अरे हम किसी मजिस्ट्रेट के सामने थोड़ा कमाई दे रहे हैं कि हमको इतना इनकम मिला। हाँ हम तो बोल देंगे वो 10 लाख रुपया मिला, मेरा बढ़िया है सर, आपका चैनल बहुत अच्छा है, हम थोड़ा ना बोलेंगे हमको 1,000 रुपया मिला था। अरे सोचा करो यार, थोड़ा सा काहे आदमी बेइज्जती कराएगा अपना, बड़ा चढ़ा के ही बोलेगा ना। चलो चलो, बहुत जन का यहाँ पे हार्ट बीट ऊपर नीचे हो गया अभी। चलो फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम कर लेते हैं। तो फैक्टर इनकम क्या होता है? इट रिफर्स टू द इनकम रिसीव बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। सबको क्लियर हो गया लगता है, ठीक है। और ट्रांसफर इनकम इट रिफर्स टू इनकम रिसीव, ठीक है, क्या यहाँ पे है? विदाउट विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज, ठीक है, इन रिटर्न, ठीक है। नेचर इट इज इंक्लूडेड बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, दोनों में आ जाता है। फैक्टर इनकम तो हमारा डोमेस्टिक इनकम भी है, नेशनल इनकम भी है। और ट्रांसफर इनकम ना हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, ना हम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। सो ये जो है ये मेरा अर्निंग कंसेप्ट है, इट इज अ रिसीव कंसेप्ट। इट इज रिसीव बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इट इज रिसीव जनरली रिसीव बाय हाउसहोल्ड्स एंड गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हो गया, समझ में आ गया सबके? हाँ सर। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे इसको, ओके।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। मैं ये चैप्टर जानबूझ के आस्ते आस्ते पढ़ा रहा हूँ, जिससे आप इसको रीड करते रहो, रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, कंसेप्ट क्लियर करते रहो, समझ में आ रहा है? क्योंकि इसके बाद जो सम्स आएगा, तब अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तो आप सम नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही है बात सबके? आपको सोचना पड़ेगा इसके लिए, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। और एक और बात बता दूं मैं आपको, नेशनल इनकम ही डिफिकल्ट चैप्टर है आप लोग के लिए, इसके बाद सारे चैप्टर मलाई है। जो कष्ट था वो 11 में निकल गया। समझ में आ रहा बात को? हाँ सर, चलो, थैंक यू सर। हाँ, बाय बाय। थैंक यू।